अच्छा, तो अब हम बुक में से देख लेते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। कुछ चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय टाइप ऑफ एरोज। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो टाइप होती हैं। एक होता है सिंगल हेडेड एरो जो शो कर रहा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन को, और एक होता है डबल हेडेड हाफ एरो जो हमारे पास शो कर रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। यही बात हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी यहाँ पर, सही, कि यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह का एरो होगा तो इसका मतलब है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर हमारे पास इस तरह का सिंगल एरो होगा तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सही। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसको किस तरह से है कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। ये बात भी हमने कर ली थी। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अमोनिया की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस होगी, वो रिएक्ट करेगी 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस प्रिपेयर कर देगी। यहाँ पर ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रिपेयर कर रही है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं। फॉरवर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। सही, यहाँ पर ये चीज़ें रिएक्टेंट है हमारे पास और ये चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आगे देखते हैं, पॉसिबल है कि यही जो अमोनिया है, यही अमोनिया वापस क्या बना दे, N2+3H2 भी बना सकते हैं। सपोज़ अगर हमने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिए तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से इसकी प्रिपरेशन भी हो सकती है, N2+3H2 की प्रिपरेशन भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रिवर्स रिएक्शन कह रहे हैं, या तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। सही। अच्छा, अब आगे हम चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो कंबाइन करके किस तरह से लिखेंगे, N2+3H2 गिव्स 2NH3, और इसी तरह गिव्स के लिए हमने ये लगा दिया है, और बैकवर्ड भी हो रहा है यानी रिवर्स डायरेक्शन भी हो रही है, तो 2NH3 से वापस N2+3H2 भी प्रिपेयर हो रहा है। तो होता क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि बैलेंस स्टेट है। इक्विलिब्रियम हमारी सराउंडिंग्स में भी हो रहा होता है, ये बात हमने अभी की थी डेली लाइफ की एग्जांपल से। सही। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट हम एक्चुअली कब कहते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी जितनी तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी तेज़ी से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो, यानी जितनी तेज़ी से हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उतनी तेज़ी से हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी फॉर्म हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। सही। अच्छा, अब होता क्या है, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, प्रोसीड हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि रुक जाता है। हमारे पास 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये चल रहा होता है, ये रुकता नहीं है केमिकल रिएक्शन। सही। सेम यही बात इधर लिखी हुई, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल जब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। इसको हम यहाँ ग्राफ से देख लेते हैं किस तरह से होता है कि हमारे पास ये कंसंट्रेशन ली हुई है मोल पर DM³ में। सही, ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है मिनट्स में। अब सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड को देख लेते हैं कि हमारे पास जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई थी, बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट था। सपोज़ कर लेते हैं कि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है अभी। सही, तो अभी जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट अभी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 0 ग्राम कर लेते हैं इसको। तो रिएक्टेंट अभी अपनी पीक कंसंट्रेशन पे है। सही, जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ता गया, 10 मिनट गुजरे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कम हो गई थोड़ी सी। फिर 20 मिनट गुजरे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और कम हो गई, 30 मिनट पे कंसंट्रेशन और कम हो गई, इस तरह से 60 मिनट पे बिल्कुल एक स्टेट पे आ गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट को। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो रिएक्टेंट 80 ग्राम हो गया होगा, तो प्रोडक्ट कितनी हो गई होगी, 20 ग्राम हो गई होगी। इसी तरह फिर उसके बाद यही चीज़ वापस इसमें भी कन्वर्ट होना शुरू हुई और यही चीज़ वापस इसमें भी कन्वर्ट होना शुरू हुई। एक वक्त ऐसा आता है, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास पहले बहुत कम थी, 0 थी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती गई। फिर टाइम बढ़ा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई। सही, फिर टाइम बढ़ा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर भी 50 ग्राम होगा, यहाँ पर भी 50 ग्राम होगा, यानी जितनी तेज़ी से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी तेज़ी से ये प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्टेट जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट का रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बराबर हो जाए
बैकवर्ड रिएक्शन की रेट से या तो फिर रिवर्स रिएक्शन की रेट से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर ये जो स्टेट आ रही है ये कहलाती है इक्विलिब्रियम। सही, यहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी है, और आगे से ये बिल्कुल इक्वल रहता है। सही, ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम।